हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेस रिएक्ट कैसे करते हैं ईच अदर, ये एक्टिविटी रीड करना है आपको। लेकिन ऐसे ही बता दूं, एसिड और बेस कहते नहीं है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो एसिड और बेस पहली चीज़ मिलकर रिएक्ट करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ना एसिड का इफेक्ट रहता है ना बेस का इफेक्ट रहता है। तो बनता क्या है ये देखने के लिए सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, ये दोनों मस्ट हैं। देखो आप यहाँ हम देखते हैं, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, ये देखो सॉल्ट बना और ये वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन, इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देन दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको याद रखना, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेटलिक ऑक्साइड एसिड होता है या बेस होता है। अगर ये एसिड हुआ तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बेस होगा, अगर ये बेस हुआ तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड हुआ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहीं ना कहीं मेंशन किया है, आप देखो मेटलिक ऑक्साइड क्या हो गया, बिहेव एज अ बेस, एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड बिहेव एज अ एसिड। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया तो ऊपर ये जो ना पढ़ा है ना, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये नई चीज़ आपको लर्न नहीं करनी होगी, क्योंकि ऊपर आप सीख चुके हैं। अब देखो दूसरी चीज़, ये कॉपर थर्ड, एक कॉपर सेकंड ना, CuCl2 ब्लू ग्रीन इन कलर, ये ब्लू ग्रीन इन कलर होता है। आप देखोगे लिखा यहाँ रिटर्न है, देखना, ये मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है, ये तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है एसिड प्लस बेस से, लेकिन यहाँ पर एसिड तो है बेस नहीं दिख रहा है। आपने अभी सीखा कि मेटलिक ऑक्साइड हम क्या कहते हैं, बेस। एक तरीके से तो अगर आपको ये याद है मेटेलिक ऑक्साइड बेस होता है, तो देन ये बेस प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, लर्न करने की जरूरत नहीं। तो इसी तरह अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस हो देन क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक आप अगर लर्न करते हो एक की पॉइंट, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ये देखना है, मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, अभी भी जो बताया। इसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अभी मैं बता चुका। अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बिहेव एज अ एसिड, और बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर, यही सीखना है। ओके, क्लियर। थोड़ा सा ये आप रीड कर लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, और इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये रीड कर लोगे। लाइम वाटर किसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर बोलते हैं, पीछे समझा जा चुका है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, देन अब यहाँ सीखना है हमें क्या है कि क्या चीज़ है जो एसिड और बेस दोनों, सभी एसिड जितने भी एसिड्स हैं अपने सामने, जितने भी एसिड्स आते हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन होती है, और जितने भी बेसिस आते हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन होती है। पहली चीज़, ऑल एसिड जनरेट, अगर मेटल से सारे एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। ओके, ये अब लेकिन ये जो एक्टिविटी है 2.8, ये सारे एसिड में और क्या कॉमन होता है ये प्रूव यहाँ कर रही है। तो इस एक्टिविटी में क्या है, आप इसको रीड करोगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा है क्या। आप डाइल्यूट HCl सोल्यूशन लोगे और किसी तरह दो ये नेल यहाँ पर फिट करोगे, नेल मतलब दो कील होती है, और इससे इलेक्ट्रिक सर्किट एक प्रिपेयर करोगे और एक बल्ब लगाओगे किसी तरह। अब बात ये है, इसमें आपने HCl सोल्यूशन जब डाला तो HCl ही वो था, मतलब कंबाइन फॉर्म में था HCl, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन इसमें कुछ और डिज़ोल्व करें जिससे H अलग हो जाए, Cl अलग हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाए, वो भी आयनिक फॉर्म में। जब ये लोग अलग होंगे तो H प्लस और Cl माइनस फॉर्म में अलग होंगे, तो ये वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो अगर H2O डालते हैं तो H2O में HCl का सॉल्यूशन क्या होगा, H प्लस आयन देगा, ठीक है, NCl माइनस आयन। तो जो H प्लस आयन की वजह से, ये जो पॉजिटिव आयन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही समझ में आता है कि जो HCl है, जो एसिड है, उसमें क्या होता है H प्लस आयन, ठीक है। तो सारे एसिड्स में ये कॉमन होते हैं। तो देखोगे यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड है आप रीड करो,
इलेक्ट्रिक करंट इज कैरी थ्रू द सोल्यूशन बाय आयंस। इतना समझ में आ गया, उसमें आयंस है लेकिन कौन सा, द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+। वो आयन कौन सा था, H+ आयन था, वो भी कैटायन था। हम लोग जो प्लस आयन होता है उसको कैटायन बोलते हैं और जो निगेटिव आयन होता है उसको एनायन बोलते हैं। ये अंडरस्टूड होना चाहिए। अब क्या होता है जब एक एसिड या फिर बेस को इन अ वाटर सोल्यूशन में ऐसा करते हैं, देखो आप इसको रीड करोगे। पहले यहाँ पर एक वर्ड था नेल्स, इस मीन्स कील हो गया। अब हाइड्रोजन आयन जो HCl में है वो केवल और केवल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही आता है। अगर HCl से हाइड्रोजन आयन को हमें सेपरेट करना पहले बता चुके हैं कि वो बिना पानी के नहीं होगा। जब हमने वाटर उसमें डिसॉल्व किया तभी H+ आयन आया, और H+ आयन ही इंडिकेट करता है कि ये क्या है, एसिड है। तो एसिड है या नहीं है, कहीं फॉर्मूला रिटर्न है तो उसमें H+ आयन अगर है देन वो एसिड है। दूसरी चीज़ एक चीज़ और होता है एसिड होने का, उसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, H3O+। ओके, ये चीज़ रीड करोगे। उसके बाद और हाइड्रोनियम आयन कैसे आता है, ये जो H+ आयन और वाटर ये दोनों आपस में, देखो जब वाटर डिज़ोल्व था उसमें और HCl डिज़ोल्व था तो वहाँ से HCl से H+ अलग हो गया, लेकिन वाटर भी तो कुछ होगा ना, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना बनेगा उसमें हाइड्रोनियम आयन, लेकिन बहुत रेयर केस में बनता है, बहुत ही कम बनता है। उसके बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयन अगर है वाटर में तो बोलेंगे वो एसिड है। ओके, अब ये चीज़ ऐसे ही देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O। दूसरी चीज़ बेस की प्रॉपर्टी बताता हूँ। बेस की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें OH- होना चाहिए। ठीक, देख सकते हो आप। तो अब जनरली एक चीज़ ये कि ऐसे बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उसे अल्कली बोलते हैं। ठीक, व्हाट इज़ अल्कली, तो आपको यहाँ से रीड करके बताना है, समझाना है। ये देखो, जितने भी बेसिस होते हैं सभी वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं, कुछ ही बेसिस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। ठीक, उन्हें हम लोग अल्कली बोलते हैं। ठीक, और जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं जो अल्कली होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लो, दिया हुआ है। आर सोपी इन टच होते हैं, बिटर एंड कोरोसिव नेचर के होते हैं। लेकिन आपको टेस्ट नहीं करना है, इसमें लिखा भी हुआ है, नहीं तो आप टेस्ट करने लग जाएं। अब हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई जो हमने किया ना H+ आयन, तो इसको फॉर्मूले फॉर्म में कैसे इक्वेशन में हम लोग राइट करते हैं। तो जैसे ये हाइड्रोजन रिटर्न है, ये X कोई है, ये M है, ये X है, ये भी कोई मेटल है, M है, ये भी कोई ऐसा मेटल होगा। और तो इस तरह से यहाँ से H निकला, यहाँ से OH, तो ये कंबाइन होके बन गया HOH, दैट मीन्स H2O वाटर। ठीक, और यहाँ पर दोनों मेटल आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट बना देंगे। तो एसिड प्लस बेस जो सॉल्ट प्लस वाटर होता है वो ऐसे ही होता है। अब देखिए, ये जो प्रोसेस होता है ना एसिड या बेस का को किसी वाटर में डिज़ोल्व करने का, पहली चीज़ ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक समझ में आ रहा है ना, 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जैसे ही हम लोग कोई भी रिएक्शन होता है, अगर उसमें हीट एब्जॉर्ब ना होकर एमिट हो रही है, बाहर आ रही है, सामने आ रही है, तो वो एक्सोथर्मिक है। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक है। 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं इस बेसिस पे। दूसरी चीज़, जब हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड, जो बोला ना 2 टाइप के एसिड होते हैं, एक कंसनट्रेटेड और एक डाइल्यूट। डाइल्यूट वाला क्या होता है, उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, और कंसनट्रेटेड वाले में पानी कम होता है। अच्छा, दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, जो डाइल्यूट होता है एसिड उसमें H+ आयन कम होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि H+ आयन से ही एसिड, ये समझ में आता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कोई है और वीक एसिड है, तो दोनों को डिफाइन करने के लिए उसके आयन से, वो एसिड है तो H+ आयन, या और कौन सा, हाइड्रोनियम आयन S। ठीक है, तो अगर H+ आयन ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर H+ आयन कम है तो वो वीक एसिड होगा। इसी तरह अगर OH- आयन कम हुआ तो वीक बेस और OH- अगर ज़्यादा हुआ तो
स्ट्रॉन्ग बेस। एक तो ये याद रखना है, यहाँ से अब इसी को रीड कर लेना है थोड़े अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। इसके बाद आता है कि आप जब एसिड को पानी के साथ जब मिक्स करते हो, अगर वो कंसनट्रेटेड एसिड हुआ तब कैसे हमें मिक्स करना चाहिए, थोड़ी सी उसमें प्रिकॉशंस होने चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। वो क्या है कि आप द एसिड को धीमे धीमे वाटर में मिक्स करते रहना चाहिए, ड्रॉप वाइज, और उसको हिलाते रहना चाहिए। क्यों? अगर आपने वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में मिक्स किया तो वो हीट अचानक जनरेट होगा और उसके मिक्सर से आप जल भी सकते हैं। दूसरी चीज़ एक एक्सप्लोज़न होगा, एक्सप्लोजिव नेचर का हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से ये रीड कर लो, और नाइट्रिक एसिड का ये फॉर्मूला टचेरा पेटल्स क्या होते हैं ये देख लो। ठीक है, पॉज करके। उसके बाद किस तरह से हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड या बेस सोल्यूशन, ये अभी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसे ही आपको समझना है। एक पीएच स्केल होता है जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जो ये तय करता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक है। ये पीएच स्केल, इसमें नंबरिंग होती है जो कि 7 नंबर होता है, 0 से 14 तक होता है, जो कि 7 नंबर इंडिकेट करता है कि ये न्यूट्रल है, ना ही बेस है ना ही एसिड है। ओके, और 7 से जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं 6, 5, वैसे एसिडिटी बढ़ती जाती है, मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता जाता है। और 7 से ऊपर जाते हैं तो समझ में आ रहा है ना, फिर बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता जाता है। बात को समझना, 7 से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, 7 से नीचे आते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। तो ये पीएच होता है। पीएच जो पीएच जो स्टैंड करता है ना, पी फॉर पोटेंस, ये जर्मन के थे वैज्ञानिक। ठीक है, और इस पीएच स्केल पे जो मैंने बताया, 0 अगर हो तो तब फिर बहुत ही एसिडिक होगा, और 14 मतलब वेरी अल्कलाइन, अल्कलाइन वर्ड दे दिया बेसिक की जगह, मतलब वो वाटर में सोल्यूबल होगा। पी जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 मैंने यहाँ कर दिया है। बाकी जो यहाँ रिटन है ये रीड करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही है। अब आप देखोगे ये स्केल ये है। ठीक है, इसमें जो है समझा दूँ कि समझ में आ जाएगा। देखो ये 0 है बिल्कुल वेरी एसिडिक, एंड 14 वेरी अल्कलाइन, एंड 7 न्यूट्रल। अब देखो जैसे जैसे एसिडिक नेचर इधर आप जाते हो ना, 7 से इधर की तरफ जाते हो तो एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, इधर से इधर जाते हो बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। अच्छा, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, इसके लिए एक दूसरे कॉन्सेप्ट से मैंने पहले बता दिया। एसिडिक नेचर अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। ओके, और इसी तरह अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रहा है और OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन कम होगा। क्यों? एसिडिक नेचर अगर बढ़ रहा है मतलब बेसिक नेचर बिल्कुल 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और बेसिक नेचर 0 की तरफ मतलब OH माइनस कम है, मतलब कम हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब OH माइनस इंक्रीज हो रहा है और H प्लस का कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? नेक्स्ट, इसमें से कुछ कलर हैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से कुछ सब्सटेंस हैं, कुछ ये टेबल दिए हुए हैं, इसमें से कम पीएच वैल्यू लर्न करनी है। लेमन हो गया, और आपको लेमन के बाद HCl का लर्न करना है। ठीक, हाँ बस ठीक है। फिर नीचे यहाँ ये जितना है ना गैस्ट्रिक जूस ये लर्न करना है। यहाँ जितना दिया हुआ टेबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है बताओ बेटा, नहीं पता क्या? मैग्नीशियम के साथ होता है हाइड्रोक्साइड, याद रखो। नेक्स्ट देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैंने नाम लिया था, यहाँ कहीं दिया हुआ है। एसिड दैट, पहली चीज़ एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब मैं पहले ही बता चुका। और जो अगर लेस देता है तो वीक बोला जाएगा। इसी तरह बेस को भी बता दिया जाएगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अब यहाँ पर अब ये पीएच स्केल का हमारे डेली लाइफ में क्या इसका यूज है, इतना ज़्यादा महत्व क्या है इसका, तो आप ऐसे ही देखोगे। अगर ये पता चल जाए कि हमारी जो लाइफ जो सर्वाइव करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करता है वो कितने पीएच
की रेंज क्या है जिसमें वो सर्वाइव कर सकता है। तो पीएच रेंज आप देख सकते हो इसका कितना कम है, बहुत कम है, 7.0 टू 7.8 इतना कम है। आप समझ सकते हो इससे अगर कम होता है, इससे ज़्यादा होता है तो हमारे लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा टफ होगा, और बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा होगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब पीएच रेन वाटर जो होता है ना, रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से लेस देन होता है, लेस देन अगर इससे होता है तो हम लोग उसे एसिड रेन बोल देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक, अब एसिड रेन होगा जो कि हार्मफुल होगा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि रेंज तो यही था, लेकिन सोचो इससे भी कम हो गया 5.6, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल नहीं हो पाएगी। तो सर्वाइवल ऑफ जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए बहुत दिक्कत होगी, सच रिवर्स बिकम बहुत ही डिफ़िकल्ट। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे एक जगह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आपको पता है, वहाँ से प्रोड्यूस भी होता है, वो है स्टमक। ओके, तो उस दिक्कत क्या होती है जब इंडाइजेशन के समय, ड्यूरिंग द इंडाइजेशन, जो स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होता है। फिर इस चीज़ को कम करने के लिए अब देखो एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना पड़ेगा। तो बेस कौन सा बेस लें जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल उतना ना हो, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यही है, इसलिए मैंने कहा था इसको लर्न करना है, MgOH का होल ट्वाइस, बिकॉज Mg हैज़ +2 वैलेंसी। ओके, इसी तरह पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हाँ, कैसे टूथ हमारा ख़राब, दांत हमारे ख़राब होने लगते हैं अगर पीएच स्केल चेंज होता है। तो स्टार्ट होता है जब पीएच ऑफ माउथ इज़ लोअर देन, जब 5.5, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, राइट भी कर लिया करो बेटा ये सब। तो होता क्या है, टूथ एनामेल मेडअप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, जो कि हमारे बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये आपको याद रखना है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी क्या होता है सबसे, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ हमारा एनामेल टीथ का, लर्न भी होगा आपको। अपने माउथ में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि जो फूड होते हैं अगर खाने के बाद कुछ मुंह में छूट जाता है ना, तो उसको डिग्रेड करने लगते हैं, जिससे एसिड रिलीज़ होने लगता है, एसिड बनने लगता है। तो उसको, उस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारे दांतों का, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं जो बेसिक होता है। इसीलिए कहते हैं ना, एडवर्टीजमेंट भी आता है ना कि जो है आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, प्रियंका चोपड़ा का। ओके, देन ये है इंडाइजेशन का, आप देख लो क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है एब्डोमिनल अपर वाले का। और अगर हमारा देखो बेटा, अगर पीएच इन माउथ कितना हो जाता है, बिलो 5.5 होता है, 5.5 से बिलो हो जाता है पीएच स्केल, देन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड। ये सारी चीज़ें हैं ईटिंग करने को, इसको हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं। फिर है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एनिमल होते हैं जो कि अगर आपको बाइट कर लेते हैं उसके बाद भी अंदर बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से एक तरीके से वो कहीं ना कहीं उनके बाइट करने से एसिड आपके बॉडी में चला जाता है। फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई हमें बेस लेना पड़ता है। ओके, और इसी तरह से कुछ प्लांट होते हैं नेचुरली अकर करते हैं, उनकी पत्तियों को आप अगर छुओगे तुरंत आपको ऐसा स्टिंग जैसा फील होगा कि किसी ने काटा, और फिर एसिड अंदर आ जाता है और इरिटेशन होता है, पेन होता है। तो उसके लिए भी आप बेसिक कुछ भी ले सकते हो, या कभी कभी नेचर में ही बेसिक नेचर की कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप उस पर रगड़ लेते हो, रब कर लेते हो तो सही हो जाता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप नेटल देखो, नेटल लीव्स ये क्या है, तो नेटल बेसिकली रोमेदार पत्तों वाला एक जंगली पौधा है, जैसे ऐसा वो छूने पर ना जैसे बिच्छू काटता है उस वैसे ही दर्द होता है, तो इसलिए इसको बिच्छू का पौधा भी बोलते हैं। ओके, जब ये जो है इसकी पत्तियाँ जब आपके बॉडी में टच होती है ना, तो मेथोनिक एसिड आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है उन कांटों से, और बहुत ही बर्निंग जैसी पेन होती है। ओके, तो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कोई भी चीज़ रब कर सकते हो, बेकिंग सोडा वगैरह, बट नेचर ने ही जब ऐसी चीज़ें बनाई है दिक्कत वाली, तो वही इसका सलूशन भी देगा। इसके लिए ये एक डॉग प्लांट है, ठीक है बेटा। डॉग प्लांट क्या होता है, वही जहाँ पर वो नेटल लीव्स होते हैं, नेटल के जो प्लांट होते हैं उसी के बगल में ही डॉग, समझो नेटल प्लांट आपको दिक्कत कर रहा है और उसी के बगल में आस ही पास ये प्लांट होते हैं डॉग प्लांट, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, जो कि इससे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है। अब आप देखो, ये गोदी का पौधा बोलते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है उसी के साइड में। ये एक टेबल है, आपको ये याद रखना है किसमें क्या होता है, और यहीं पर इसे मैं फिनिश करता हूँ क्योंकि लंबी वीडियो जाएगी। जैसे
नेचुरल सोर्स और नेचुरल सोर्स वाले ये सारे हैं एसिड है ये सारे, कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेबल है बेटा, ध्यान रखना, इस चीज़ को लर्न भी रखना है पूरी तरह आपको। जैसे टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसीलिए क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि जो हमारी पथरी होती है ना किडनी में, कहते हैं ना स्टोन हो गया, तो स्टोन ऑक्जिलेट होता है किसी न किसी मेटल का, ओके, ऑक्जिलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट या फिर कुछ ऐसे। तो ऑक्जिलेट कहीं ना कहीं ये ऑक्जेलिक एसिड से ही बनता है, और इसीलिए बोला जाता है कि टोमेटो बेटा टमाटर मत खाओ अगर आपको पथरी हुई है। अब देखो ये आंट स्टिंग अगर चींटी काटती है, या फिर वो जो प्लांट था याद आया, तो उन दोनों में ही मेथोनोइक एसिड है। ये आपको याद रखना, लेमन में आपको लर्न है कि साइट्रिक एसिड होता है। सो जैसे जो खट्टा दूध होता है दैट मीन्स कर्ड, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ओके। और विनेगर जो सिरका होता है, हम लोग सिरका जो गन्ने को छत पे धूप में दिखाकर उसका उसके फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाए तो एसिटिक एसिड होता है। बहुत स्पीड बोला है, अगर आपको स्पीड लगे तो थोड़ा सा उसमें प्लेबैक में जाके मेरी वीडियो को स्पीड कम कर सकते हो, क्योंकि ऐसे नहीं बोलूँगा तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएंगी, ओके। और भी कुछ हो प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल एक पार्ट और बनेगा तो पूरी तरह फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर, ओके।